तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और ये बहुत बेसिक्स मैंने शेयर किया है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस भी मैंने शेयर किए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर वगैरह मैंने शेयर किया है बहुत बेसिक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम हैं तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं या मेरी शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। और जिनको डिटेल में पढ़ना है, जिनको बेसिक्स का उतना आइडिया नहीं है, उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आई थिंक। तो न्यूक्लिक एसिड एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड वर्ड से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसको बताऊंगी। इसको जो डिस्कवर्ड किया था फ्रिडरिश मिशर ने डिस्कवर्ड किया था। ये दो टाइप का होता है, आरएनए डीएनए। अब न्यूक्लियोटाइड को हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। मतलब जैसे प्रोटीन का यूनिट होता है अमाइनो एसिड, फैट का फैटी एसिड, सेम वाइल जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है उसका यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ का बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है बेस, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा होता है हमारे पास कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर होता है जिसको हम पेंटोस शुगर भी बोलते हैं। और उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। सबसे पहले हम नाइट्रोजनस बेसिस की ही बात करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं उसके बाद हम शुगर की बात करेंगे, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड की बात करेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस कैसे होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, कार्बन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है उसका स्ट्रक्चर बता रहे थे कि हेट्रोसाइक्लिक होता है। देखिए यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। अगर आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं होता है, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक होता है। अगर इसमें सिर्फ कार्बन या नाइट्रोजन होता तो हम इसको होमोसाइक्लिक बोलते या, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। प्लेनर होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ। प्यूरिन जैसा कि आपको मालूम है, प्यूरिन में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे पास एडिनिन और दूसरा आता है हमारे पास गुआनिन। तो दोनों का स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगी, पहले आप प्यूरिन का स्ट्रक्चर ध्यान से समझेंगे। तो देखिए इसमें पहला, तीसरा और उसके बाद सातवां, यानी 137 ऐसा पहला, तीसरा और सातवें जगह पर नाइट्रोजन होता है। और इसमें इसके बाद इसको अभी मैं थोड़ा डिटेल करूँगी। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए कि पहले, तीसरे और सातवें कार्बन पे नाइट्रोजन होता है, बाकी जगह पहले, तीसरे, सातवें और 9वें जगह पर नाइट्रोजन होता है और बाकी जगह पर कार्बन होता है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे कार्बन होता है उसके पास H होता है। यहाँ पे देखिए H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। लेकिन ये बीच वाले कार्बन के पास H नहीं होता, इसलिए हम इसको डबल बॉन्ड से बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब इसका जो पहला नाइट्रोजन होता है वो एस्पार्टिक एसिड के थ्रू आता है। उसके बाद जो इसका 4th, 5th और 7th जो पोजिशन का इसका कार्बन और नाइट्रोजन है ये ग्लाइसिन से आता है। और उसके बाद ये जो 3rd और 9th पोजीशन का नाइट्रोजन है ये ग्लूटामिक एसिड से आता है। तो उसको AGG से भी आप याद कर सकते हैं और 14539 से भी आप याद कर सकते हैं। 1000 ऐसे करके 1457 39 ग्लूटामिक एसिड साइड चेन से ये आते हैं, ठीक है। अब जो एडिनिन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? 6 अमाइनो प्यूरिन, यानी 6 पोजीशन पे क्या होगा? अमीनो ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो ये देखिए एडिनिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये पहला, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th होता है। फिर 7th हम इधर जाते हैं तो 6 पोजिशन पे हमने अमाइनो ग्रुप लगा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 6 अमाइनो प्यूरिन। सो एडिनिन इज ऑल्सो 6 अमाइनो प्यूरिन। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुआनिन। गुआनिन क्या होता है? 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होगा और 6 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6th। तो यहाँ पे फर्स्ट के बाद सेकंड पोजीशन पे हमने अमीनो ग्रुप लगा दिया, तो ये 2 अमीनो प्यूरिन हो गया। लेकिन 2 अमीनो प्यूरिन के साथ यहाँ पर हम 6 पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप लगा रहे हैं, तो ये हो गया गुआनिन। गुआनिन कैसा होता है? 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर समझने के बाद पिरामिडिन का स्ट्रक्चर समझेंगे।
तो देखिए ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, ये भी प्लेनर है, और ये भी कैसा होता है, ये भी वाटर इंसॉल्युबल होता है। यहाँ पे पहला और जो थर्ड पोजीशन होता है यहाँ पर हमारे पास कार्बन होता है, बाकी जगह पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता। आ, मतलब कार्बन होता है, कुछ भी नहीं कैसे कह सकते हैं, सब जगह पर कार्बन होगा। और जहाँ पे भी कार्बन होगा वहाँ पे H आराम से लगा दीजिएगा। तो पहला ये जो N है, ये पहला वाला N है, और ये थर्ड पोजीशन पे N है, ठीक है। तो अब हम पिरिमिडिन्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम साइटोसिन को देखते हैं। तो साइटोसिन को हम क्या बोलते हैं, 2 ऑक्सी। तो सेकेंड पोजीशन पे हमने ऑक्सीजन लगा दिया, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडिन, तो 4 पे अमीनो लगा दिया। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है साइटोसिन का। अगर आप रिजेम्बलेंस देखें तो हमने यहाँ सेकेंड पोजीशन पे क्या लगाया है, ऑक्सीजन लगाया है, फोर्थ पोजीशन पे हमने अमोनिया लगाया है। सेम यही स्ट्रक्चर गुआनिन का होता है। अगर आप गुआनिन के स्ट्रक्चर को रिकॉल करना चाहें तो यहाँ पे मैं देखेंगे, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर अमीनो है और 6 पोजीशन पर ऑक्सी है, और उसमें भी अमीनो और ऑक्सी ही होता है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड पे ऑक्सीजन है और फोर्थ पे अमीनो है। तो दोनों लगभग सेम होते हैं, और इनके बीच में जो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसीलिए इनके बीच में ट्रिपल लेयर, यानी सी के साथ हम ट्रिपल 3 बॉन्ड दिखाते हैं गुआनिन के साथ साइटोसिन का। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वो है थाइमिन। तो थाइमिन आपको जैसा पता है एडिनिन के साथ बनाता है, यानी एडिनिन के साथ बनाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा रिजेम्बलेंस नहीं है। तो यहाँ पे फिफ्थ, तो यहाँ से हम फर्स्ट नंबर काउंटिंग करते हैं। ये पहला हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पर 5 मेथिल 2,4 डाईऑक्सी, तो यहाँ पे डाईऑक्सी लगाएंगे और 5 पे मेथिल लगाएंगे, तो हम उसको बोलते हैं थाइमिन। और ये ए के साथ जो है एडिनाइन के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, एडिनोसिन के साथ। यहाँ पर अगर हम यूरेसिल को देखें तो यूरेसिल पे कैसा है, 2,4 डाईऑक्सी है, लेकिन इसमें मेथिल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे टी और यूरेसिल और थाइमिन में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। कई जगह पर ये पूछते हैं कि यूरेसिल और थाइमिन में क्या डिफरेंस होता है, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर अगर हम H हटा के CH3 लगा दें, इसको भी देखिए, यहाँ से ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ और ये है सिक्स। फिफ्थ पोजीशन पर अगर ये हाइड्रोजन हटा के हम यहाँ पर CH3 लगा दें तो ये थाइमिन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, इसको बोलते हैं 5 मेथिल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। आई थिंक ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिस का स्ट्रक्चर था। अब हम आएंगे शुगर पे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 तरह के शुगर हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं, और इनको हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो शुगर पे हम नंबरिंग करते हैं वो प्राइम से करते हैं। इसको बोलते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में देखिए हमने 1 2 3 4 ऐसे लिखा था ना, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम लगा देते हैं। इसकी वजह से हमें बाद में कन्फ्यूजन नहीं होती। तो ये देखिए, ये बीटा डी राइबोज है, यानी कि आरएनए का शुगर है। ये बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज है, यानी ये डीएनए का शुगर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे सेकंड प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप है। दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसको बीटा डी राइबोज बोलते हैं, इसको बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। बस, इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट होता है वो शुगर पकरिंग का होता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीएनए स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले जो शुगर पकरिंग होती है वो क्या होती है, जितने भी शुगर होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है। जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं, पर शुगर कैसे होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। तो बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनरिटी ये पकरिंग शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है इसलिए ये पकरिंग शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुगर पकरिंग भी लिख दिया है, और ये 2 टाइप की होती है, एक एनवेलप फॉर्म होता है और दूसरा ट्विस्टेड फॉर्म होता है। तो एनवेलप फॉर्म किसको बोलते हैं, जहाँ पे 4 कार्बन जो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, को प्लानर होते हैं, और 5 अवे फ्रॉम प्लेन होता है, उसको एनवेलप फॉर्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसको एनवेलप फॉर्म मैंने बनाया। देखिए इसमें पहला ये एक कार्बन, यानी 5वां कार्बन, चौथा कार्बन, दूसरा और पहला, ये सब जो है सेम प्लेन में है, लेकिन थर्ड कार्बन जो है अवे फ्रॉम प्लेन है। तो फिफ्थ, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट प्राइम जो कार्बन्स हैं, दीज आर इन प्लेन।
तो इसको हम बोलते हैं एनवेलप फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड फॉर्म। जब इसमें 3 एटम सेम प्लेन में होते हैं और 2 बाहर होते हैं, तो देखिए ये बाहर है, ये बाहर है, तो इसको ट्विस्टेड बोलते हैं। तो अगर ये नंबरिंग नहीं लिखी है, आपको सिंपल फिगर दे रखा है, तो आप कैसे समझेंगे? तो ये वाला ओ देखिएगा, ये वाले ओ से अगर एक बाहर है तो हम इसको एनवेलप फॉर्म बोलते हैं, और अगर 2 बाहर होता है तो हम इसको ट्विस्टेड फॉर्म बोलते हैं। देखिए इसमें 2 बाहर हैं तो हम इसको ट्विस्टेड फॉर्म बोलते हैं। बाकी अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगी आपको। देखिए इसमें 3 वाला बाहर है, 3 प्राइम बाहर है, तो इसको एनवेलप 3 इंडो बोलेंगे। ठीक है, ये अंदर के साइड है इसलिए इसको इंडो बोलेंगे। अगर ये बाहर के साइड, इधर साइड मैंने बनाया होता है, जैसे यहाँ मैंने बाहर के साइड बनाया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सो बोलते हैं। तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे? एनवेलप 3 इंडो। और ये कहाँ पे हमको देखता है एग्जाम्पल में, कहाँ देखने को मिलता है? डीएनए ए में मिलता है, और जितने भी पिरिमिडिन होते हैं, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन, उन सब में हमें इस तरह की पकड़िंग देखने को मिलती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये बी डीएनए में होता है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें देखिए 2 इंडो है, ये भी अंदर की तरफ है, इस साइड नहीं है, यानी अगर नीचे के साइड नहीं होगा तो हम इसको बोलते हैं क्या? इंडो पकड़िंग। तो देखिए ये हो गया हमारा एनवेलप फॉर्म, क्योंकि इसमें एक ही बाहर है, बाकी 3 सेम प्लेन में है, तो हम इसको बोलते हैं एनवेलप फॉर्म। और यहाँ पर ये कौन सा एनवेलप है? 2 प्राइम इंडो है। तो ये ज़्यादातर हमें बी डीएनए में देखने को मिलता है और ए जी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, ए और जी, इसलिए ये 2 इंडो हो गया। तो हमें ए जी में कौन सा देखने को मिलेगा? 2 इंडो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, तो 3 वाला इंडो में है, तो हमको यू टी जी पिरिमिडिन किस में है? तो ये हमको इस तरह से ट्रिक हमको दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एमसीक्यूज में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगी जो ट्विस्टेड फॉर्म होता है उसमें। तो देखिए ट्विस्टेड में मैंने बताया कि 3 जो होते हैं प्लेन में होते हैं, और आप ये ओ वाला देखेंगे, ओ से वो अगर प्लेन में है तो उसको हम एनवेलप बोलते हैं, एक ही बाहर होता है। तो इसमें दोनों बाहर है, देखिए यहाँ पर सी प्राइम और 2 प्राइम दोनों बाहर है, तो ये वाला इंडो हो गया, ये वाला एक्सो हो गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड 3 इंडो, ट्विस्टेड C3 इंडो और 2 प्राइम एक्सो। इसको C3 प्राइम इंडो 2 प्राइम एक्सो बोलते हैं। सेम वाइल अगर ये स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 2 इंडो है, 3 एक्सो है, तो इसको ट्विस्टेड फॉर्म बोलते हैं 2C2 प्राइम इंडो और C3 एक्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको इसीलिए मैं एक बार रे स्ट्रक्चर से भी बताना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा। देखिए ये ओ वाला को देखिए, ओ से एक ही बाहर है, बाकी सारे प्लेन में हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको एनवेलप फॉर्म बोलेंगे। ये भी देखिए इसमें भी सारे सेम प्लेन में एक ही बाहर है, तो इसको भी एनवेलप फॉर्म बोलेंगे। इसमें देखिए 2 बाहर है, एक ये बाहर है, एक ये बाहर, एक ये बाहर, एक ये, तो ये कैसे हो गया? ट्विस्टेड फॉर्म हो गया। तो पहले ही आपको समझना होगा कि ट्विस्टेड फॉर्म, आप प्लेन को देखिए 2 बाहर हैं, तो वो क्या हो गया? ट्विस्टेड हो गया, ट्विस्ट कर दिया। और एनवेलप में एक ही चीज़ बाहर है। देखिए एनवेलप हम कैसे बनाते हैं उसके हिसाब से इसको बनाने का देखिए, एक जो पोस्टमैन पहले चिट्ठी ले आते थे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। तो सेम डीएनए का जो शुगर होता है उसमें हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब आप नेमिंग कर सकते हैं, ये C3 प्राइम इंडो हो गया, और ये 2 प्राइम C2 प्राइम इंडो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 2 इंडो हो गया, 3 एक्सो हो गया, इसमें 2 एक्सो हो गया और 3 इंडो हो गया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अब हम न्यूक्लियोसाइड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? जिसमें शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है, यानी इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता। ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस है, तो इस बात को आप ध्यान में देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है तो बॉन्ड कौन सा बनाता है? तो बॉन्ड बनाता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये 5 कार्बन का हमारा शुगर है और थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। अब यहाँ पर देखिए 2nd प्राइम पोजिशन पर हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा शुगर हो गया? ये डीऑक्सी शुगर हो गया। और इसके फर्स्ट पोजीशन पे हमने नाइट्रोजनस बेस लगाया है, तो ऐसा हमको जो फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिलता है वो प्यूरिन में देखने को मिलता है। एजी में हमें देखने को मिलता है 1 और 1 प्राइम बोलते हैं, इसको 1 प्राइम बोलते हैं। उसके बाद जो अगर हम पिरिमिडीन्स में देखें तो पिरिमिडीन्स थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा से आप याद रखिएगा कि 9 प्राइम होता है। यहाँ पे भी मैंने डीऑक्सी राइबोज में ही लगाया है, तो इस तरह से आप बना के इसको याद कर सकते हैं। बेसिस जो होते हैं ये फ्रीली रोटेट करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे, तो अकॉर्डिंग टू इनके मूवमेंट हम इसको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एंटी और एक होता है सिन। तो एक हो गया क्लॉकवाइज, दूसरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पर हम पिरिमिडिन जो देखिए थोड़ा बड़ा है, कोई चीज़ बड़ी होती है, मोटी होती है, तो उसको घूमने में प्रॉब्लम होता है।
तो यहाँ पर जैसे ऐसे पेन के ऊपर मैं नींबू लगा दूँ तो ऐसे ऐसे, और इसके बाद ऐसे ऐसे घुमाऊँ तो ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर नींबू ज़्यादा बड़ा है, मान लीजिए नींबू की जगह मैंने संतरा लगाया, तो वो थोड़ा मुश्किल से घूमेगा। तो जो मुश्किल से घूमता है हम उसको, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रखना है, दैट इज़ एंटी। तो हमारे पास जो पिरिमिडीन्स जो मूव करते हैं रोटेशन अपॉन द बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये कैसा होता है, एंटी होता है। वाइल जो हमारा प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स में क्या होता है, ये थोड़ा हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनमें कैसा होता है, एंटी और सिन दोनों टाइप का हमें रोटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, जैसे पास। पास का मतलब जो हमारे पास होता है, तो सबके पास होता है। अब देखिए जो हमारा पिरिमिडिन होता है, जिसमें यूरेसिल है, थाइमिन है और साइटोसिन है, तो वो सबके पास तो होता नहीं है, मतलब डीएनए और आरएनए सबके पास तो नहीं होता है, लेकिन ए और जी क्या होता है, वो सबके पास होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। तो यहाँ इसीलिए मैंने सबके पास लिखा है। तो सबके पास ए एंटी कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, सिन कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, और वो किसके पास होगा, प्यूरिन के पास होगा। तो प्यूरिन ऐसे भी याद रख सकते हैं, या जो शॉर्टकट मैंने बताया कि प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर छोटा होता है तो वो ईजिली घूम सकते हैं, तो इसीलिए इनके 2 फॉर्म बनते हैं और इसके 1 फॉर्म बनता है। सो अब हम इसमें समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखिए न्यूक्लियोसाइड्स हम बोलते हैं शुगर प्लस बेस, लेकिन उसमें ही न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दें तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो ये देखिए न्यूक्लियोसाइड प्लस, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोसाइड है प्लस फॉस्फोरिक एसिड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। देखिए जो पोजीशन होती है फॉस्फोरिक एसिड के जुड़ने की, उसको हम बोलते हैं C5', क्योंकि शुगर से ही जुड़ता है। शुगर बीच में होता है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा आपको। ये देखिए शुगर बीच में होता है, तो जो पहला वाला प्राइम, फर्स्ट प्राइम होता है हमारा, यहाँ पे मैं मेंशन करूँ, ये फर्स्ट प्राइम जो होता है, यहाँ पर हमारा बेस जुड़ता है। और जो फिफ्थ प्राइम होता है हमारा जो शुगर का फिफ्थ पोजीशन होता है, फिफ्थ प्राइम पर हमारा फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। तो ये कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और 2 फॉस्फोरिक एसिड, मतलब एक फॉस्फेट और दूसरे फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ ये फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट, ठीक। उसके बाद हम इसकी नेमिंग देख लेते हैं। जब हम न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, यानी कि अभी हम बात कर रहे थे कि शुगर और बेस को मिलाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे एडिनोसिन बोलेंगे आरएनए के केस में, और डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे डीएनए के केस में। लेकिन अगर हम उसमें फॉस्फोरिक एसिड मिक्स करते हैं तो हम उसको एडिनाइलेट बोलते हैं आरएनए के केस में, और डीएनए के केस में डीऑक्सी एडिनाइलेट बोलते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, और ये लास्ट गेट 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस भी कई बार गलत हो जाते हैं, तो नेमिंग को ध्यान से करके जाएगा कि एडिनोसिन क्या होता है, एडिनाइलेट क्या होता है। और अगर देखिए एक फॉस्फेट जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट जुड़ता है तो हम उसको डाइफॉस्फेट, और 3 फॉस्फेट जुड़ता है तो ट्राइफॉस्फेट। और ये जो सारे जुड़ते हैं, ये किसके थ्रू जुड़ते हैं, फॉस्फोएनहाइड्राइड के बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। पहला वाला जो जुड़ता है उसको अल्फा, दूसरा को बीटा, और तीसरे को गामा बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए पे चार्ज कितना है, तो हम उसका बेस गिन लेंगे, जितने भी बेस होंगे उतना चार्ज होगा, प्लस ये जो लास्ट वाला होता है ना, इसके ऊपर 2 चार्ज होता है, यानी इसके नीचे जुड़ते जाएंगे डीएनए, यहाँ पर हम नीचे जोड़ते जाते हैं। तो मान लीजिए अगर 6 बेस है तो उस पर चार्ज कितना होगा, 1 प्लस कर दीजिएगा, 7 चार्ज होगा उसमें। और ये वाला जो सबसे ऊपर वाला बेस होता है उसको भी हमें इंक्लूड करना है। तो बेस के अकॉर्डिंग आप चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फंक्शन भी यहाँ बताना चाहती हूँ। जो ट्राईफॉस्फेट्स होते हैं वो, उनका क्या फंक्शन होता है। एक तो हम एनर्जी करेंसी के फॉर्म में हम बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ करते हैं, एटीपी, जीडीपी, हर जगह पे आप देखते होंगे। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स में प्रिकर्सर्स की तरह यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर में भी प्रिकर्सर की तरह यूज़ करते हैं, जैसे सीएमपी, सीजीएमपी, ये भी प्रिकर्सर होते हैं। उसके बाद कनेक्टिव लिंक होता है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम शारगैफ रूल्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और इसके बाद हम थोड़े से मॉडिफिकेशंस ऑफ बेसिस भी शेयर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएगा। तो यहाँ पर मोलर रेशियो हम देख रहे हैं, तो ए और टी का मोलर रेशियो 1 होना चाहिए, और जी और सी का मोलर रेशियो 1 होना चाहिए।
अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने सिंपल तो आते नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, G+A+T+C इट इज़ इक्वल्स टू 100। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन में हमें साइटोसिन या किसी एक बेस का हमें कंसंट्रेशन दिया होता है, मोलर रेशियोज़ का मोलर कंसंट्रेशन दिया होता है, तो यहाँ मान लीजिए 20% किसी डीएनए में 20% साइटोसिन है, तो उसमें कितना थायमीन होगा ये पूछ रहा है। तो जी सी के इक्वल होता है, तो जहाँ पर हमने जी लिखा है वहाँ पे भी 20 लिखेंगे और जहाँ पर हमने सी लिखा है वहाँ पे भी 20 लिखेंगे। तो ये एक इक्वेशन बना देंगे, A+20+T+20 इट इज़ इक्वल्स टू 100। अब हमें ये मालूम है कि A जितना होगा उतना ही T होगा, तो यहाँ पर हम T की जगह भी A लिख देंगे। तो यहाँ A+A+40 इट इज़ इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे हमने 2A कर दिया, 2A इट इज़ इक्वल्स टू 100 माइनस 40, अगेन 2A इट इज़ इक्वल्स टू 60, A इट इज़ इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर A अगर 30 है तो T भी कितना होगा, 30% होगा। अब हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे। सो यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशंस किए हैं कुछ, जैसे स्यूडोयूरेडिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस देख रहे हैं जिसमें स्यूडोयूरेडिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब यूरेसिल में मॉडिफिकेशन होता है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ये कंजर्व सीक्वेंस होता है आरआरएनए का। देखिए इसको आरआरएनए में आपको मिल जाएगा, SNO-RNA में मिल जाएगा, TMRNA में आपको मिल जाएगा ये। इसके अलावा ये आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा, tRNA में मिल जाएगा। mRNA को छोड़कर बाकी सारे RNA में ऑलमोस्ट ये आपको स्यूडोयूरेडिन मिलेगा। और जब मैं आपको मॉल बाय में इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो मैं इसको आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। ये स्टेबलाइज करता है, जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है आरएनए का उसको ये स्टेबलाइज करता है, इन्हांस करता है आरएनए की स्टेबिलिटी को, और एंटी आरएनए की जो इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज भी करता है। और ये सब का पार्ट होता है, इसका मतलब इसमें SNRNA में भी होता है, SNO-RNA में भी होता है और TNRNA में भी होता है। उसके बाद मैंने कुछ और मॉडिफिकेशंस भी ऐड किए हैं जिसमें 2' ओ मेथिल यूरिडीन होता है। ये मार्कर होता है माइक्रोब हेल्थ का, बहुत सारी जगह पे मार्कर के एज अ मार्कर के फॉर्म में यूज़ होता है। उसके बाद NN डाइमेथिल ग्लाइसिन भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है। और उसके बाद थायोयूरिडीन 2', इसको S2U लिखते हैं, इस तरह से इसको लिखते हैं। ये टीआरएनए के फंक्शन को स्टेबलाइज करता है, बेसिकली यूरेसिल और एडेनिन के स्ट्रक्चर को बनाने में, स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। अब मान लेते हैं अगर कहीं पे यूरेसिल और गुआनिन का स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है तो उसको डिस्टेबलाइज भी कौन करता है, हमारा थायोयूरेडिन करता है। इसको S2U के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद डाईहाइड्रोयूरिडीन, ये डाईहाइड्रोयूरिडीन जो होता है ये फॉर्मेशन करता है टीआरएनए का। उसके बाद 4' थायोयूरिडीन होता है, ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है। और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं बट मुझे ये लगा कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। फोटो रिएक्टिव कंपाउंड होता है 4-थायोयूरिडीन, और ये इन्वेस्टिगेटर होता है जब हम प्रोटीन और डीएनए की बाइंडिंग कराते हैं तो उसमें हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये हुआ है कि नहीं। तो ये एक फोटो रिएक्टिव कंपाउंड है, तो जहाँ पर ये मिक्स होता है, जहाँ पे ये जुड़ता है तो एक तरह का फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं 4' थायोयूरिडीन। उसके बाद N-आइसोपेंटिल एडेनिन भी यूज़ करते हैं। इसको देखिए इस तरह से लिखते हैं N6 फिर डैश देते हैं, फिर ऐसा डेल्टा वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर 2 लिखते हैं, आइसोपेंटाइल एडेनिन। तो ये क्या होता है, ये N जो आइसोपेंटाइल एडेनिन होता है ये प्लांट हार्मोन ही होता है डायरेक्ट उनका। ये अगर प्लांट हार्मोन्स हम लोग करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, जो कि सेल साइकिल सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। प्लांट हार्मोन उनकी जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको रेगुलेट करता है। तो ये साइटोसिन का ही एक तरह से मॉडिफिकेशन जो होता है एडेनिन का, वही साइटोसिन होता है। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूँ कि इंपॉर्टेंट जो आपको एकदम याद रखना है वो स्यूडोयूरिडीन है और N-आइसो है, उसके बाद थायोयूरिडीन है। ये तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत सारे जगह पे आपको MCQs में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।